फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे घनीय सेल के कोण की लंबाई, परमाणु की त्रिज्या और मोल परिभाष। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में घटक कण कॉर्नर्स पे उपस्थित होते हैं, जैसे कि पहले की तरह हमेशा कॉर्नर्स पे ही होते हैं, और 6 फलकों में उपस्थित होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये 6 फलकों में उपस्थित हैं, दिखा दिया मैंने आपको। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ना हम 3 आइटम्स को कंसिडर कर लेते हैं, 1 2 3, इन 3 आइटम को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये फिगर में आप देख सकते हैं इन 3 आइटम्स को ये कंसिडर कर दिया। ये नाभिक है, एटम्स को बड़ा करके बनाओगे आप, है ना, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे। नाम रख देते हैं हम इनका, इन पॉइंट्स का नाम रख देते हैं A B C D, और ये मिला दिया हमने इससे। अच्छा देखिए, यहाँ से लेकर स्मॉल r होगा परमाणु की त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r होगा परमाणु का व्यास, फिर इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल r होगा परमाणु की त्रिज्या। तो A से C तक आप देख सकते हैं, A से C तक की वैल्यू स्मॉल r 2r और फिर से r हो गई, तो ये हो गया आपका टोटल मिलाकर 4r। तो AC की वैल्यू 4r है। ये एटम कुछ इस प्रकार है, उसके लिए आप एक बॉक्स देख लीजिए। ये इस बॉक्स में ये घन है हमारा, एटम्स एक एक कोने इस कोने पर उपस्थित है, पहला वाला एटम, ठीक है ना, और ये दूसरा वाला एटम इसके यहाँ पर उपस्थित है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक। जैसे ये पहला वाला एटम बना दिया मैंने यहाँ पर, दूसरा एटम यहाँ पर है, ठीक है ना, और तीसरा जो एटम है वो ये रहा तीसरा एटम। तो इनके बीच की दूरी ये है आपका, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये वाला पॉइंट C, ठीक। अच्छा, तो आप ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, A और B के बीच ये वाली लाइन और ये इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। यहाँ पे तो फिगर में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर बॉक्स को अगर ध्यान से देखेंगे, A और B के बीच का जो कोण है, देखिए ये पूरा जो लाइन दिख रही है ना, पूरी आपको कितनी नज़र आ रही है, 90 डिग्री नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इस वजह से मैंने बॉक्स को दिखाया मैंने आपको, ताकि कुछ स्टूडेंट समझते हैं ये तो 90 डिग्री है ही नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री नज़र ना आए, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल आपको 90 डिग्री नज़र आएगा। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो A से C तक ये जो लेंथ है ये कण हो गई आपकी, है ना। तो को एंगल के ठीक सामने जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है वो कण होता है। एक लंब हो गया, एक हमारा आधार हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कण का स्क्वायर, कण जो है AC स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर, लंब AB मान लिए AB का स्क्वायर, और आधार BC मान लिया BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर AB की लंबाई सब स्मॉल है होगी, यहाँ से ये सब स्मॉल है, ये भी सब स्मॉल है, सारे स्मॉल है के हैं, ये सब दूरियां बराबर की होती हैं। और ये BC भी हमारा स्मॉल है होगा, ये AD भी स्मॉल है, और DC भी आपका स्मॉल है, सारे स्मॉल, क्योंकि ये घन है, घन की चार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं। अच्छा, तो AB की जगह स्मॉल a लिख देते हैं, BC की जगह पर भी स्मॉल है, A को हम घन का कोण कहेंगे हम, या यूनिट सेल के कोण की लंबाई कहते हैं, AC का स्क्वायर AA स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से क्या पता चल रहा है, AC किसके इक्वल है 4R के, यहाँ से पता चल रहा है AC 2A के स्क्वायर के इक्वल है। तो AC की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 4R पुट कर सकते हैं, 4R, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा देते हैं 2A स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, R स्क्वायर 2A स्क्वायर, A डिवाइड हो गया 8, तो 8R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। यहाँ से A के ऊपर जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर लगा देते हैं 8R स्क्वायर। 8 का जो रूट होता है ना वो 2√2 और R बाहर लिख दिया, तो A और 2√2 R, ये हमारा संबंध हो गया परमाणु की त्रिज्या और इकाई सेल के कोण की लंबाई के बीच में संबंध हो गया। ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप पूछा जाता है आपसे निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी। निकटतम परमाणु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम दो निकट के परमाणु ले लेते हैं, उनके नाभिक के बीच की दूरी देख लेते हैं। एक परमाणु ये और दूसरा परमाणु ये हो गए, इनके नाभिक के बीच की दूरी, ये नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मिला के 2R होगी, स्मॉल r यानी स्मॉल r 2R, स्मॉल r प्लस स्मॉल r 2R। अच्छा, 2R, यहाँ से एक काम करते हैं, R की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। R की वैल्यू R जो होगा आपका A/2√2, तो यहाँ पुट कर देते हैं आप 2, R की जगह पर पुट कर देते हैं A/2√2।
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आया a√2। तो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और a/√2। तो ये निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस फॉर्मूला को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मोल परिभाज फाइंड कर लेते हैं। मोल परिभाज के बारे में मैं इससे पहले बता चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में जाकर मोल परिभाज के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। मोल परिभाज जिसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला होता है, बहुत आसान फॉर्मूला कि इस यूनिट सेल के अंदर उपस्थित घटक कणों की संख्या या घटक कणों का आयतन बटे इट्स यूनिट सेल का आयतन। मोल परिभाज होता क्या है कि घटक कण इस यूनिट सेल के अंदर उपस्थित घटक कण जो हैं उन्होंने कितने स्थान घेर रखा है, उसे कोई हम मोल परिभाज कहते हैं। घटक कण का आयतन निकालने के लिए हम देखते हैं इसके अंदर कितने घटक कण उपस्थित हैं। कॉर्नर पर जो एटम्स होते हैं 8 × 1/8 करते हैं, क्योंकि कॉर्नर पे जो होता है 1/8 एटम होता है और 8 कॉर्नर्स होने के कारण 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 6 फलक होते हैं, 6, और एक फलक पे जो एटम है आधा एटम होता है, तो 6 फलक में आधा एटम उपस्थित होता है। तो इसे सॉल्व करने पर 1 यहाँ से 3 और 1 4 एटम उपस्थित हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर घटक कण जो है वो 4 घटक कण उपस्थित है। 4 × 4/3 πr³ 4/3 πr³ इसलिए करा क्योंकि एटम जो होते हैं गोले के रूप में होते हैं और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। डिवाइड में इकाई सेल का आयतन, ये घन है, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। भुजा जो हमने स्मॉल ये मान रखी है, तो भुजा का क्यूब a³ कर दिया। 4 × 16 πr³ अपॉन a³, 16 π/r³ a, ये रहा a की वैल्यू, a की वैल्यू 2√2r, उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लिख दिया हमने। 16 πr³, 2 का क्यूब 8 होता है, एंड √2 को आप 3 बार लिखेंगे तो √2 एंड √2 r³, 8 2 जा, ठीक, √2 2 हो गया, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आया पाई, नीचे √2, तो π/√2। अच्छा, हमारे इसमें ये 3 रह गया, तो ये 3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 3, यहाँ पे भी 3 लिख दिया, ये भी 3 लिख दिया, तो ये भी हमारा 3 हो गया। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आता है 0.74। तो मोल परिभाज जो है वो हमारा 0.74 है, ठीक है ना। अच्छा, तो मोल परिभाज निकाल लिया, एक टर्म और निकाल लेते हैं हम, पैकिंग एफिशिएंसी। एक टर्म और निकाल लेते हैं हम, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए जो भी हमारा मोल परिभाज आया है उसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। मोल परिभाज हमारा 0.74 आया, उसकी मल्टीप्लाई आप 100 से कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है 0.74%। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर 74% जगह घटक कणों ने घेर रखी है। तो 74 स्थान में 100% में से 74% में घटक कण उपस्थित हैं, और आपका कुछ भाग खाली है। वो भाग कितना खाली है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो 100 में से ये 74 माइनस कर दीजिए, तो इससे आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो 100 में से आपने 74 जैसे ही माइनस करा तो आपका आंसर कितना आया, 26। तो 26% जो जगह है वो खाली स्थान। तो रिक्ति की परसेंटेज पूछे तो आप 26 बताएंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो 74% का मतलब इसके अंदर 74% जगह घटक कणों ने घेर रखी है। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही।